नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आज की खबर की शुरुआत करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से। मुरैना के 6 विधानसभा क्षेत्रों के बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए मायावती मुरैना में आई और मुरैना के हृदय स्थल मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। हजारों समर्थक जनसभा में सम्मिलित भी हुए, लेकिन उनके मुरैना आगमन का स्थानीय जनता पर कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। मायावती के भाषणों में पूरे समय हो अल्लाह ही होता रहा। ऐसा लग रहा था कि या तो जनता के समझ में उनके भाषण नहीं आ रहे हैं या जनता केवल मायावती को देखने के लिए आई थी और जनता जानबूझकर उनके भाषण समझना नहीं चाहती। जनता को बैठने तक की जगह मयस्सर नहीं हुई। जनसभा में चारों ओर जनता खड़ी दिखाई दे रही थी। मायावती ने लगभग आधा घंटे तक अपना भाषण दिया। उनके भाषणों में कई जगह परस्पर विरोधाभास भी साफ झलक रहा था। अपने भाषण के 90% हिस्से में उन्होंने दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिमों तथा महिलाओं के आरक्षण पर बोला और शेष 10% हिस्से में गरीबों और सवर्ण गरीबों के बारे में तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। लेकिन अपने संपूर्ण भाषणों में सवर्णों एवं स्थानीय जनता और उनके चहुमुखी विकास के बारे में कोई उद्बोधन नहीं दिया। एवं विधानसभा मुरैना के प्रत्याशी से राकेश उत्तम सिंह बसपा का प्रतीक चिन्ह माने बहन जी को हाथी भेजकर माने बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं माननीय बहन जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप अपने ख्याल रखें। माननीय बहन जी, बीएसपी की एक चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल वोट वाला गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दी है। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी आप वर्षों बीत चुके हैं।
और इस लंबी अवधि में केंद्र या अपने प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें या आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस शुरू में सत्ता में आसीन रही है, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये गुजारिश की कि उन्हें SC/ST की तरह आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तो इनको आरक्षण देने के लिए बहुत पहल की गई, लोगों ने बहुत पहल की। पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, उसे भी लागू नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाषणों में अन्य पार्टियों की जातिवादी और पूंजीवादी नीतियों को गलत ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया
कि जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने ही रद्दी की टोकरी में डाला था और अब वही कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये पार्टियां पूंजीपतियों के बल पर विभिन्न प्रदेशों में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहती हैं। अकेली बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों के धनबल पर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है। शायद उनका आशय यह था कि बसपा को कभी भी धन का लालच नहीं रहा और ना ही बसपा कभी पूंजीपतियों और धन्ना सीटों के सहारे रही है। बसपा एक गरीब पार्टी के रूप में जानी जाती है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता लोग जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं। इन वर्गों को आरक्षण सही मिले इसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी कुछ ये लोग इस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, तो ये केवल इनकी हवा हवाई है, जिन्होंने शुरू से ही इन वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है और इनको आरक्षण नहीं दिया। लंबे अरसे तक सत्ता में रहे, इनको आरक्षण नहीं दिया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया, तो इनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया। तो जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। उनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही है। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि बसपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बल्कि सत्ता में आने के बाद ये सुनिश्चित करती है कि पार्टी को अपने प्रदेश में आगे क्या करना है। हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में
अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र के जारी किए हुए ही ये सब करके दिखाया है। हम घोषणा पत्र कब जारी करते हैं? जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अपने भाषणों में उन्होंने वोटिंग मशीन पर चुनाव कराने को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले मतपत्रों पर जो मोहर लगाकर चुनाव होता था वो सही था। हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हारने का कारण ये वोटिंग मशीन ही है। जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तब तक हमारी पार्टी ने 4 बार चुनाव जीता और हम सत्ता में आए। लेकिन जब से ये वोटिंग मशीन से चुनाव होना शुरू हुए हमें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। वोटिंग मशीनों में हेराफेरी की चर्चा करते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि चाहे जो भी हो जनता अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाए और हाथी का बटन जरूर दबाए। यहाँ लोग ये भी जरूर सोचते होंगे कि जब बीएसपी में 4 बार हुकूमत की है तो फिर बीएसपी वाला ग्राफ अपने नीचे क्यों आ गया है। इस बार तो असेंबली में बहुत खराब रिजल्ट देखकर आप लोग भी काफी दुखी हुए होंगे। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब तक देश में चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो और जब से हमारी पार्टी बनी है तो हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है। जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा हमारी पार्टी का जनाधार बड़े पैमाने पर बढ़ा, ग्राफ बढ़ा है और 4 बार हमारी सरकार बनी है। मेंबर पार्लियामेंट भी काफी जीत कराए हैं। लेकिन कब तक? जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा। लेकिन जब से चुनाव वोटिंग मशीन के जरिए मशीनों के जरिए ये चुनाव होना शुरू हुआ है तब से हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे गया है। और इस बार तो असेंबली के चुनाव में आप लोगों को मालूम है कि बिना गड़बड़ी के मशीनों में वहाँ जो भी रिजल्ट आया है या बीजेपी सत्ता में आई है कैसे आई है आप लोगों को मालूम है। तो मशीनों में बहुत गड़बड़ी हुई। लेकिन ये मानकर चलो कब तक ये लोग गड़बड़ी करते रहेंगे मशीनों। लेकिन अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब मशीनों में गड़बड़ी हो रही है तो वोट देने का क्या फायदा है। ऐसा नहीं, आप लोगों को अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है क्योंकि गड़बड़ी जो लोग कर रहे हैं मशीनों में कभी गड़बड़ी जो लोग इनका तरीका है गड़बड़ी करने का वो यदि सिस्टम फेल हो गया तो ये लोग फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आप लोगों के नुमाइंदे जरूर जीत कर आएंगे। इसलिए आप लोगों को वोट डालने के लिए जरूर जाना है। अंत में उन्होंने जनता के सामने अपने मंतव्य को रखते हुए मुरैना जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से खड़े हुए अपने प्रत्याशियों को जिताने की पुरजोर अपील की। इस क्षेत्र के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप लोगों को अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है आप लोगों को अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।